बारिश में टूटी छत के नीचे रहने वाला गरीब ससुराल। रोहन भाई, ये लोग राहुल के घर की छत को क्या कर रहे हैं? पता नहीं, शायद उनकी छत कहीं से टूट गई होगी। तभी उस घर के अंदर से एक लड़का राहुल बाहर आता है। रोहन, साक्षी, तुम दोनों कंचे लाए हो क्या? नहीं? हाँ लाए हैं ना राहुल। ये लोग तुम्हारे घर को क्या कर रहे हैं? ये मिस्त्री लोग हैं, ये छत की मरम्मत कर रहे हैं। बरसात का मौसम आने वाला है ना, तो छत से पानी न टपके, इसलिए पिताजी छत की मरम्मत करवा रहे हैं। अरे हाँ, बरसात का मौसम आने वाला है और हमारा घर भी कितना कमजोर हो रहा है। रोहन भाई, चलिए हम भी माँ को कहते हैं छत की मरम्मत करवाने के लिए। रोहन साक्षी दौड़ते हुए सामने अपने छोटे से घर के अंदर आते हैं, जहां घर में रोहन की माँ साधना घर की सफाई कर रही थी और बूढ़े दादा दादी हरिया शांति चारपाई पर बैठे थे। रोहन का ये घर बहुत ही छोटा मिट्टी का बना कमजोर घर है। माँ, हम अपने घर की छत की मरम्मत क्यों नहीं करवा रहे? आस पड़ोस वाले तो सब अपने घर की मरम्मत करवा रहे हैं। आस पड़ोस वाले क्यों करवा रहे हैं अपने घर की मरम्मत? क्या उनके घर टूट गए हैं क्या? क्या दादी, आपको इतना भी नहीं पता? अरे बरसात का मौसम आने वाला है और घर की छत से पानी न टपके, इसलिए सब अपने घर की मरम्मत करवा रहे हैं। अरे हाँ, बरसात का मौसम आने वाला है और हमारे घर की छत तो कितनी कमजोर हो चुकी है। हमें बरसात से पहले छत की मरम्मत करवा लेनी होगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिता को आने दो, हम उससे बात करेंगे। साधना और उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी से अपना जीवन बिता रहे थे। उनका यह घर काफी पुराना और कमजोर हो चुका था। शाम का समय साधना का पति महेश घर आता है। महेश इसी गांव में एक ढाबे पर सफाई का काम करता है। जी, बरसात का मौसम आने वाला है, इसीलिए अब हमें अपने छत की मरम्मत करवा लेनी चाहिए। हमारी छत बहुत कमजोर हो चुकी है। साधना, मेरी रोज की आमदनी केवल 100 रुपए है। अब इतनी कम कमाई में मैं कैसे करवाऊं छत की मरम्मत? जी, मरम्मत तो करवानी ही पड़ेगी ना, वरना बारिश आएगी तो हमारा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। पूरी छत से पानी टपकने लगेगा। पर कैसे? कहां से लाऊं पैसे मैं? यहाँ जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। तभी घर में महेश की छोटी बहन कविता आती है। कविता, इतना समय कैसे लग गया तुझे आने में? माँ, वो पायल मुझे आने ही नहीं दे रही थी। उसके घर में सब मिस्त्री आए हुए थे। बरसात का मौसम आने वाला है ना, तो वो अपने घर की मरम्मत करवा रहे थे। थोड़े समय बाद सब घर में चटाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। एक काम करते हैं, हम एक बड़ा सा प्लास्टिक कपड़ा लेकर आते हैं और उसे घर की छत पर बिछा देते हैं, जिसकी वजह से छत को पानी ही नहीं लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं कुछ दिनों तक पैसों की व्यवस्था करता हूँ और एक बड़ा सा प्लास्टिक पेपर लेकर आता हूँ। बरसात का मौसम करीब था, इसलिए सब लोग अपने घर की मरम्मत करवा रहे थे। 2 दिन बाद काश कि हमारे घर भी एक गैस चूल्हा होता, तो आज मुझे इस मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाना पड़ता। भगवान जी, मेरे पति को किसी अच्छी जगह काम दिला दीजिए, जहाँ उनकी अच्छी कमाई हो सके। कुछ दिन बाद रात में सब घर में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक बाहर का मौसम बदल जाता है और तेज कड़कड़ाती बिजलियों के साथ तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश शुरू हो गई है। ये भगवान, कहीं घर की छत से पानी न टपकने लग जाए। साधना घर की छत को देखकर परेशान होने लगती है। अब बारिश इतनी भयानक और तेज होती है कि बाहर आंगन में रखा मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन और मटके सब पानी से टूटकर बिखर जाते हैं। अगले दिन साधना और सब चूल्हा और मटकी की हालत देखते हैं। पहले ही बारिश में हमारा इतना नुकसान हो गया है। लगता है अब हमें प्लास्टिक की पन्नी लाना ही होगा। अगर घर की छत से पानी टपकने लगेगा तो पूरे घर में पानी ही पानी भर जाएगा। महेश अपने काम पर चला जाता है और कविता और साधना आंगन में मिट्टी का चूल्हा बनाने लगती हैं। कविता, हम चूल्हे को अब घर के अंदर रखेंगे, क्योंकि बाहर बारिश के पानी से खराब हो जाएगा। रात का समय साधना घर में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी और सब सामने बैठे थे। तभी अचानक तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। और शुरू हो गई बारिश। थोड़े समय बाद घर की दीवार और छत पर पानी की सरदावे दिखाई देने लगते हैं। लगता है छत और दीवारों में पानी रच गया है। तभी छत के उस हिस्से से पानी टपकना शुरू हो जाता है जहां साधना मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। अब पानी ज्यादा टपकने लगता है कि चूल्हे में लगी आग पानी से बुझ जाती है। ये लो, शुरू हो गया छत से पानी टपकना। साधना चूल्हे को थोड़ा साइड में करके फिर से आग जलाती है, तो वहां भी पानी टपकने लगता है और पानी से पूरी लकड़ियां गीली हो जाती हैं। ये सारी लकड़ियां तो गीली हो गई हैं।
तभी देखते ही देखते छत के हर हिस्से से बूंद बूंद पानी टपकना शुरू हो जाता है। बस वहां पानी नहीं टपक रहा था जहां हरिया शांति चारपाई पर बैठे थे। बोला था मैंने आपको महेश जी कि एक प्लास्टिक पन्नी ले आइए। देखिए अब पूरी छत से पानी टपक रहा है। जहाँ जहाँ पानी टपक रहा है हम वहाँ बर्तन रख देते हैं। अब छत से पानी गिरने की वजह से साधना खाना नहीं बना पा रही थी। रात के 10 बजे घर की पूरी फर्श पानी से भीग चुका था और साधना कविता लगातार फर्श को कपड़े से साफ किए जा रहे थे। कब तक साफ करते रहेंगे हम फर्श? ना बारिश बंद हो रही है ना छत से पानी टपकना। बहू यहाँ पानी नहीं टपक रहा है, तुम सब यहाँ आकर सो जाओ, कल देखते हैं क्या करना है। माँ भूख लगी है। बेटा पानी के कारण मैं खाना नहीं बना पाई, आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। तभी दोनों बच्चे हरिया की चारपाई के नीचे सो जाते हैं और साधना, कविता और महेश ये तीनों चारपाई के बगल में छोटी सी जगह में सो जाते हैं। अब रात भर छत से पानी टपकने से सारा पानी राशन और सामान में चला जाता है। अगले दिन बारिश बंद हो चुकी थी। सारे राशन के अंदर पानी चला गया। मैं अपने किसी दोस्त से कर्ज लेकर एक बड़ा सा प्लास्टिक पन्नी लेकर आता हूँ। महेश बाहर चला जाता है और साधना, कविता घर में आए पानी को बाहर फेंकने लगते हैं। दोपहर का समय महेश एक बड़ा सा प्लास्टिक कपड़ा लेकर आता है और साधना के साथ मिलकर उसे घर की छत पर बिछा देता है। अब हमारी छत से पानी नहीं टपकेगा। कुछ दिन बाद अचानक तेज हवा चलने लगती है और हवा के कारण छत पर बिछा वो प्लास्टिक पन्नी उड़कर चला जाता है। रात का समय था, तभी बारिश शुरू हो जाती है। अब रात भर बारिश होने से सवेरे फिर से छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। अरे अब तो यहाँ से भी पानी टपक रहा है। मैं अपना प्लास्टिक पन्नी लेकर आता हूँ, पता नहीं कहाँ उड़कर चला गया वो। महेश घर के पीछे से अपना पन्नी उठाकर ले आता है और तेज बारिश के कारण घर की अब खिड़की टूट जाती है और खिड़की से पानी घर के अंदर आने लगता है। महेश जी उस कपड़े को खिड़की के पास लगा दीजिए। महेश जैसे तैसे उस कपड़े को कील से खिड़की के पास दीवार पर लगा देता है, जिसके बाद खिड़की से पानी आना बंद हो जाता है। बेटा यहाँ छत से कितना पानी टपक रहा है, इसका भी कुछ कर, यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा। तभी अचानक छत का एक छोटा सा हिस्सा पानी के कारण टूटकर रसोई के बर्तन और राशन पर गिर जाता है। अरे बाप रे! अरे ये छत कैसे टूट गई? चलो सब मिलकर बाहर निकालो इसे। सब घर के बाहर आंगन में उस प्लास्टिक पन्नी के अंदर बैठे कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है जी हमारे साथ? कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है। तभी सब घर के अंदर आते हैं तो घर में चारों ओर पानी भर चुका था और सारा सामान पानी में तैर रहा था। पूरा सामान पानी में बह रहा है। तभी साधना और सब घर का पानी बाहर फेंकने जाते हैं। करीब 3 घंटे बाद सबने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी थी। महेश जी अब इस छेद का क्या करें? अगर फिर से बारिश हुई तो फिर से घर में पानी आ जाएगा। हम ये प्लास्टिक उस टूटे हिस्से पर लगा देते हैं। महेश प्लास्टिक को छत के उस टूटे हिस्से पर लगा देता है। कुछ दिन बाद रात में हमारा बहुत नुकसान हो गया जी, घर में राशन भी नहीं है। बारिश के कारण मैं ढाबे पर भी नहीं जा पाया। तभी बाहर फिर से बारिश शुरू हो जाती है। अब उस टूटे हिस्से से प्लास्टिक के अंदर से पानी घर के अंदर आ रहा था। पानी के दबाव से भी वो प्लास्टिक पन्नी फट जाती है और घर में पानी आने लगता है। अरे ये पन्नी कैसे फट गया? तभी महेश एक पतरे का टुकड़ा लेता है और उसे छत के टूटे हिस्से पर लगाकर उसे पकड़कर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद घर के अंदर पानी नहीं आता। अरे बेटा तू कब तक इसे लेकर खड़ा रहेगा? थोड़े समय बाद बारिश बंद हो जाती है। तभी घर की छत का दूसरा हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे अरे बाप रे, ये छत तो गिर रही है। साधना सबको लेकर बाहर निकलो, कहीं ये छत नीचे ना गिर जाए। तभी सब घर के बाहर आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं और महेश घर के अंदर से बाहर सामान लाता जाता है। तभी अचानक घर की पूरी छत टूटकर नीचे गिर जाती है और एक दीवार भी महेश के पैरों पर गिर जाती है। महेश जी! जैसे तैसे सब महेश को सरकारी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगले दिन महेश के दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे। अरे हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ जाएंगे? बापूजी, हम मेरे मायके चलते हैं। जब तक हमें कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता हम वहीं रहेंगे। साधना सबको पास के गांव में अपने मायके लेकर आती है, जहां साधना के माता पिता मीनाक्षी और बलराम थे।
बलराम और मीनाक्षी का घर भी बहुत छोटा था। तभी साधना उन्हें सारी बात बताती है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ बिटिया तुम्हारे साथ। 2 दिन बाद सब वहीं रहते। साधना, हमने घरकुल योजना में अपना नाम लिखवाए थे और सरकार दोबारा हमें एक पक्का मकान दिया गया है। बिटिया वो मकान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम सब उसी में जाकर रहो। वो मकान तुम्हें मेरी ओर से तोहफा है। ये सुनकर साधना और सब बलराम का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद सब उस पक्के नए मकान में रहने आ जाते हैं। जिसके बाद साधना कविता घर में सिलाई का काम करती है और कुछ दिन बाद महेश जब ठीक हो जाता है तो वो एक कारखाने में काम करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना आगे का जीवन बिताने लगता है और इस बारिश में अब अपनी रसोई में हंसी खुशी खाना बनाते हैं और रहते हैं। गर्मी में 5 जुगाड़ू बहू का पानी घर और रसोई। चिलचिलाती गर्मी में किरण रसोई में चावल धोते हुए पसीने से भीगी पड़ी थी। इस गर्मी ने तो कसम से भूचाल मचा कर रख दिया। पानी भी लावे जितना खौल रहा है। चावल धोने में ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों में छाले पड़ गए। सच में इस गर्मी के मौसम ने तो सुकून छीन रखा है। सवेरा चढ़ता नहीं कि सूरज देवता आग उगलने लगते हैं। गर्मी से रात में नींद नहीं पड़ती और सवेरे रसोई में खाना पीना बनाने में लगना पड़ता है। 5 बहू गर्मी में रसोई के काम में जुटी थीं, तभी पानी का अभाव देखकर बबीता बोलती है, किरण, चावल का धोया हुआ पानी फेंकना मत, मैं उसे सब्जी धोने में इस्तेमाल करूंगी। अरे बबीता जेठानी जी, चावल के धोवन पानी से तरकारी किस लिए धोएंगी? और एक पानी की धुलाई में घुइयां थोड़ी ना साफ होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है फुलवा। रसोड़े में चुल्लू भर पानी भी नहीं है। जो पानी था उसे खाना पीना बनाने में इस्तेमाल कर दिया। और ये अरबी भी मिट्टी वाली किन है। नदी भी तो कितनी कोसों दूर है। कोई नहीं, गागर मटकी दीजिए, हम नदी पर से पानी ढोकर लाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ पानी भरने नदी पर चलती हूँ। इसी बहाने पेड़ पौधों की थोड़ी ठंडी शुद्ध हवा शरीर में लग जाएगी। मंजरी और फुलवा दोनों खाली मटकी उठाकर नदी पर जाने लगती हैं। तभी सास कलावती कहती है, अरे बहू, तुम दोनों नदी पर जा रही हो ना, तो जंगल से दातून भी तोड़ कर ले आना। एक भी दातून नहीं है कि मुंह धो सकूं। और अगर सूखी लकड़ियां मिल जाए तो बटोर कर ले आना। शाम को ईंधन लाने के लिए जंगल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है बड़ी जेठानी जी। गरीब कलावती अपने 5 बेटे, बहू, पोते पोती के साथ पुराने किराए के मकान में रहती थी। पूरे परिवार को भयंकर गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ता, जिसका कारण रसोई और घर पर पक्की छत नहीं थी, बल्कि टीन की छत थी, जो कि गर्मी में काफी तपती थी। इस गर्मी में तो मौसम में आग लगा रखी है। जमीन भी जलते कोयले जितनी सुलग रही है। ये गर्मी का मौसम केवल अमीरों के लिए ही सुकून भरा है, जिनके घर में एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ लगा है। सोने के लिए ठंडी ठंडी हवा और पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मौजूद है। हमारे लिए तो गर्मी का मई जून का महीना पानी के बिना काटना कितना भारी पड़ता है। सर्दी में तो फिर भी सप्लाई का पानी आ जाता है। बातचीत करते हुए दोनों बहू नदी पर आ जाती हैं, जहाँ काफी ज्यादा ठंडा सुकून और शांत वातावरण था। इतनी कड़ी गर्मी में भी नदी का पानी कल-कल बह रहा है। और चलो एक एक डुबकी मार लेते हैं। इतनी दूर चिलचिलाती गर्मी में चलकर आने से पूरा शरीर पसीने चिप चिप कर रहा है। दोनों बहू नदी के ठंडे ठंडे पानी में छबक छबक के नहाती हैं। तभी मंजरी को नदी के बीचों बीच एक सुंदर सा हंस बैठा हुआ दिखाई देता है। ये फुलवा, लोग तो बोलते हैं कि नदी के बीच वाले भाग में पानी बहुत गहरा है, फिर वो हंस नदी के बीचों बीच कैसे बैठा है? मंजरी, पंछी परिंदे को धरती जमीन की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो कहीं भी उड़ फिर कर बैठ जाते हैं। चलो जल्दी इस मटका भर लेते हैं, फिर दातून लकड़ी लेकर भी घर चलना है। पानी लेकर दोनों बहू जंगल में आती हैं, जहाँ किसी सदाबहार वन की तरह पेड़ पौधे झमाझम झूमकर हवा प्रदान कर रहे थे। कुछ लकड़ी का काटने छायादार पेड़ों के नीचे बैठकर हवा खा रहे थे। ये देखो पुलवा, इस बांस के पेड़ से कितनी सारी नई नई पचखियां और टहनी निकली हैं। इसका दातून करना दांत के लिए बहुत लाभकारी होता है। दांत में मजबूती आती है और ब्रश मंजन खरीदने के पैसे भी बचेंगे। अरे वाह, तुम्हारा खोपड़ियम का धांसू जुगाड़ है। देखो कितने सारे नारियल के सूखे पत्ते गिरे हुए हैं। इसे काफी अच्छी आंच लहकती। इसके पत्ते भी कितनी झाड़ीदार और मोटे हैं। एक पत्ता झोंक कर एक टाइम का खाना पीना बन जाएगा। दोनों जुगाड़ू बहू जंगल से सूखे पत्ते, लकड़ी, दातून, पानी लेकर घर आती हैं, जहाँ मकानदार चेतन लाल आया हुआ था। अरे मैंने तो तुम जैसे भूखे नंगे परिवार वालों को अपना मकान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। हर बार का धंधा पानी बना रखा है, कभी किराया टाइम पर नहीं देना होता। चेतन लाल जी,
आप तो हमारे गरीब परिवार वालों को ऐसे खरी खोटी सुना रहे हैं जैसे हम आपका किराया खाकर भाग गए हैं। ऐसे कैसे किराया खाकर भाग जाओगे? चेतन लाल नाम है मेरा। गर्दन पर चढ़कर किराया निकलवाना और वसूलना आता है मुझे। अच्छे से या तो 2 दिन के अंदर मेरा किराया भरो या मकान खाली करो। अकड़ू मकान मालिक पांचों बहू के परिवार को घर खाली करने का धमकी देकर चला जाता है। तभी राजू पिंकी रोने लगते हैं। पापा, चाची, दादी, क्या खड़ूस मकान वाले अंकल हम सबको घर से निकाल देंगे। इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? फिर नानी के घर? नहीं राजू, नानी के घर में माँ हमको रहने नहीं देगी। अब हम लोगों को रोड पर ही रहना पड़ेगा जैसे गरीब लोग रहते हैं। बेचारे दोनों मासूम बच्चों के अंदर घर से बेघर हो जाने का ख्याल बस जाता है, जिसे देखकर सब रो पड़ते हैं। क्या फायदा हम 5 भाइयों का होने का? खून पसीना एक करके भी आज तक हम अपने परिवार वालों को न तो ढंग से खर्चा चला पा रहे हैं और न ही थोड़ी जमीन खरीद सके कि छोटा मोटा घर बनवा लेते। लखन भैया, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और काम की मार मारी है। चेतन लाल को तो फिर भी हम लेट सेट किराया दे देते हैं, मगर कहीं और रूम देखेंगे तो एडवांस देना पड़ेगा और हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। आप सब इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे यहाँ भी हम किराया भर कर रह रहे हैं, पानी की सुख सुविधा भी नहीं है, गर्मी में कितनी दिक्कत परेशानी होती है। और इस रसोई घर की छत भी टीन की है, कितनी ज्यादा तपती है, रसोई में रहा नहीं जाता। हम भाई कितनी गर्मी में लकड़ी के गट्ठर काट कर बाजार में बेचने जाते हैं, लेकिन अब लोगों ने अपने घर में गैस चूल्हा लगवा लिया, इसलिए कोई लकड़ी खरीदता नहीं। सब लोग भीषण गर्मी में रूखा सूखा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पांचों बहू नदी पर आती हैं, जहाँ कुछ धोबी भांस की झोपड़ी के आकार के नाव में धुले हुए कपड़े लेकर पार जा रहे थे। देखो जरा इन धोबियों ने बांस का कितना टिकाऊ मजबूत नाव बना रखा है और ये पानी पर कितने अच्छे से तैर रहा है। अच्छी बात तो ये बबीता कि नाव के अंदर छांव है, क्यों ना हम भी पानी पर घर बना कर रहें। ललिता का विचार किरण को अच्छा लगता है। सचमुच जब इस नदी किनारे इतनी ठंडक है तो इस तैरते पानी पर कितनी ठंडक होगी। तभी तो पंछी घोंसले छोड़कर पानी पर बैठते हैं दिन भर। तभी एकदम से नदी में तेज लहर उठती है और अब उन्हें नदी के बीच में साफ साफ जमीन दिखती है। वो देखो, इस गहरी पानी वाली नदी के बीच में सूखी जमीन है, हम वहाँ पर अपना घर बसा सकते हैं। वैसे भी 2 दिन के अंदर हमें घर खाली करना पड़ेगा, अभी दूसरा घर हमारे पतियों ने ढूंढा भी नहीं है। अब यही एक चारा बचा है गर्मी से बचाव करने का। पांचों बहू घर लौटकर इस बारे में अपने पतियों को बताती हैं और सब जरूरत का सामान लेकर नदी किनारे आते हैं। इस नदी का पानी काफी गहरा है, हमें उसे सूखे स्थान तक पहुंचने के लिए नाव चाहिए होगा। इस जंगल में कितना सारा बांस का पेड़ है, हम इसी से अपने लिए एक नाव बना लेते हैं। अब पांचों भाई बांस काट कर ला कर देते हैं। वहीं जुगाड़ू बहुएं लकड़ियों को रस्सी से जोड़कर कुछ घंटों में बांस की नाव बनाकर पानी पर नाव खेव कर जमीन तक पहुंचती हैं, जहां चारों तरफ गहरा पानी ही पानी था और गहराई में काफी सारी मछलियां तैर रहे थे। देखो सब लोग, इस पानी के अंदर तो कितनी सारी मछलियां हैं और इस तैरती पानी वाली जमीन पर कितनी राहत है। अब हम यहीं पर अपना बांस का घर बसाएंगे, क्योंकि बांस हल्का होता है, वो पानी में डूबेगा नहीं। आप पांचों भाई हमारे लिए इस पानी पर ही रसोई भी बना दीजिएगा। अब पांचों भाई जंगल से काफी मात्रा में मोटे मोटे बांस की लकड़ी लाकर तैरती नदी पर घर रसोई बनाते हैं। वहीं बहू ये नदी किनारे उगी ऊंची ऊंची घास को उखाड़कर उनसे छत का निर्माण करती है। 2 दिनों के संघर्ष के बाद उनका पानी वाला रसोई और घर तैयार हो जाता है। ये बल्ले बल्ले, अब हम लोग इस तैरते पानी वाले घर में मीठी मीठी नींद सोएंगे और मम्मी चाची हमको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। पांचों बहुएं पानी पर तैरती बांस वाली जुगाड़ रसोई में बड़े आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए खाना पीना बनाकर सबको खिलाती हैं और जीविका उपार्जन के लिए जंगल से ही घास की झाड़ू चटाई, हाथ पंखा, कालीन बनाकर बाजार में बेचती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा आसानी से निकल जाता है।